वेलकम टू यकीनन कानून। माय नेम इज अमित पटेल और आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट एक गाइडलाइंस के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है अर्नेश कुमार गाइडलाइंस ऑन अरेस्ट 2014। तो रिसेंटली क्या हुआ, 2 अगस्त को एक केस आया सुप्रीम कोर्ट के पास, अस्ताफ आलम वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड। इस केस में क्या हुआ कि इस केस को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को एंड डीजीपीज को गाइडलाइंस जारी करी कि अर्नेश कुमार गाइडलाइंस को फॉलो किया जाए स्ट्रिक्टली। ये केस देख लेते हैं कि इस केस में जो सुप्रीम कोर्ट के पास 2 अगस्त को आया, इस केस में बेसिकली हुआ क्या था कि वाइफ ने एफआईआर रजिस्टर्ड करी सेक्शन 498 ए, 323 और ये 504, 506 ऑफ इंडियन पिनल कोड एंड सेक्शन 3 एंड 4 ऑफ डायरी प्रोहिबिशन के एक्ट। बेसिकली 498 ये बोलता है कि क्रूरल्टी अगेंस्ट वुमन, अगर आप वाइफ को परेशान करते हैं, मारपीट करते हैं, या तो आपके रिलेटिव्स वाइफ को परेशान करते हैं, मारपीट करते हैं, तो सेक्शन 498 का केस बनता है। जब ये केस बना तो अरेस्ट जो पर्सन था अस्ताफ आलम, वो अरेस्ट नहीं हुआ और उसने क्या किया कि एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई किया अंडर 438 ऑफ द सीआरपीसी। वो बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी गई और उसको ये बोला गया कि आप रेगुलर बेल के लिए अप्लाई करो आफ्टर सरेंडरिंग। पहले आप सरेंडर करो फिर रेगुलर बेल के लिए अप्लाई करो, ये बोल के उसकी बेल एप्लीकेशन डिसमिस कर दी गई। बैकग्राउंड ऑफ द केस अर्नेश कुमार गाइडलाइंस। तो अर्नेश कुमार गाइडलाइंस की बैकग्राउंड अपन समझ लेते हैं कि बेसिकली ये क्यों आई थी गाइडलाइंस। बेसिकली गाइडलाइंस इसलिए आई थी कि सेक्शन 498 व्हिच पनिश cruelty against married woman at the hands of her husband or relatives. The fact that section 498 is a cognizable and non-bailable offense. Cognizable offense मतलब आपको बिना एक वारंट के अरेस्ट कर लिया जाएगा सिर्फ एफआईआर के दम पर। आपके पास एफआईआर है, गए आपने उस बंदे को उठा के जेल में डाल दिया। नॉन बेलेबल ऑफेंस, ये नॉन बेलेबल ऑफेंस भी है, मतलब इसमें आसानी से बेल नहीं होती है, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ कि अब क्या होगा, ये वीपन बन गया वाइफ्स के लिए, औरतों के लिए वीपन बन गया कि ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है। 498 का केस कर देती थी छोटी छोटी बातों पर, ये झूठा केस लगा देती थी छोटी छोटी बातों में। तो ये सिंपल सी बात ये हुई कि गाइडलाइंस लाना जरूरी था। द सिंपलेस्ट वे टू हरेस इज टू गेट अ हस्बैंड एंड हिज रिलेटिव अरेस्टेड अंडर दिस प्रोविजन। वाइफ का मकसद होता था कि ये अरेस्ट हो जाए, ठीक है ना। इन सब केसेस, उनको कुछ कुछ केसेस में तो ये भी हुआ है कि जो हस्बैंड की सिस्टर्स थी, ग्रैंडफादर्स, ग्रैंड पेरेंट्स जो थे वो अब्रॉड में रहते थे, लेकिन उनको भी अरेस्ट कर लिया गया, जो कि कोई लेना देना ही नहीं था, वो यहाँ रहते ही नहीं है। तो ये झूठे केस लगने लगे, मिसयूज होने लगा इनका, तो इसलिए गाइडलाइंस निकाल। गाइडलाइंस क्या है, गाइडलाइंस पढ़ते हैं कि जजमेंट इज, जो जजमेंट था ये गाइडलाइन थी, तो ये क्या था, टू इंश्योर दैट पुलिस ऑफिसर डू नॉट अरेस्ट एक्यूज्ड अननेसेसरी एंड मजिस्ट्रेट डू नॉट ऑथराइज डिटेंशन कैजुअली। पहला ये बोलता है कि पुलिस ऑफिसर अननेसेसरी नहीं रजिस्टर करना है, जब तक उनको सेटिस्फेक्शन नहीं हो जाता, अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं आता, तब तक वो अरेस्ट ना करें। would apply not only to the cases under section 498A। इसमें ये भी बेसिकली बोला गया था कि ये सिर्फ 498 की बात नहीं है, या तो सेक्शन 4 की बस बात नहीं है डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट की। ये बोला है कि जो भी पनिश ऑफेंस है, ऐसा कोई भी क्राइम जिसकी पनिशमेंट 7 साल तक हो सकती है, 7 साल तक जिसकी पनिशमेंट हो सकती है, उन सभी केसेस में अर्नेश कुमार गाइडलाइंस फॉलो की जानी चाहिए। गाइडलाइंस क्या थी, पहली गाइडलाइंस थी इंस्ट्रक्ट इट्स पुलिस ऑफिसर नॉट टू ऑटोमेटिकली अरेस्ट व्हेन अ केस अंडर सेक्शन 498 ऑफ आईपीसी इज रजिस्टर्ड विदाउट सेटिस्फाइंग द नेसेसिटी फॉर अरेस्ट। अगर आप सेटिस्फाई होते हो, पुलिस ऑफिसर सेटिस्फाई है दैट इट इज नेसेसिटी, अगर जरूरत है अरेस्ट करने की तो ही अरेस्ट करने किया जाए, नहीं तो अरेस्ट ना किया जाए। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं, अगर आपको लगता है कि अरेस्ट करने की जरूरत नहीं है, उसको जब बुलाएंगे वो आ जाएगा, तो अरेस्ट करने की जरूरत नहीं। सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है, पुलिस ऑफिसर बी प्रोवाइडेड विद अ चेकलिस्ट अंडर सेक्शन 41(1)(b)(2)। इसमें क्या बोला गया है कि आपको जब पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करने जाएंगे, उनको एक चेकलिस्ट दी जाएगी। चेकलिस्ट में ये लिखा होगा कि फॉर एग्जांपल
अगर उसमें अगर लगता है पुलिस ऑफिसर को कि ये फर्दर क्राइम कर सकता है तो अरेस्ट करने की जरूरत है। अगर लगता है कि एविडेंस के साथ टेम्पर कर सकता है तो अरेस्ट करने की जरूरत है। तो एक चेकलिस्ट प्रोवाइड कर दी कि किन किन वजह से अरेस्ट करना जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, पुलिस ऑफिसर shall forward the checklist to magistrate furnishing the reason of arrest। पुलिस ऑफिसर वो चेकलिस्ट का रीजन लिखेगा कि क्यों अरेस्ट किया है, क्या रीजन था अरेस्ट करने का। हो सकता है ये रीजन हो कि पुलिस वाले को लग रहा था कि ये एविडेंस के साथ छेड़छाड़ कर सकता है, या तो कोई और क्राइम और कर सकता है, फर्दर क्राइम कर सकता है, इसलिए रजिस्टर किया है, इसलिए उसको अरेस्ट किया है। तो ये रीजन लिख के मजिस्ट्रेट को देना है। नेक्स्ट पॉइंट, मजिस्ट्रेट ओनली आफ्टर रिकॉर्डिंग इट्स सेटिस्फैक्शन विल ऑथराइज डिटेंशन। इसमें बोला गया है कि मजिस्ट्रेट रिटर्न में ये लिख के देगा कि ये रीजन है जिसकी वजह से मैं ऑथराइज कर रहा हूं इस डिटेंशन को। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, द डिसीजन नॉट अरेस्टिंग द अक्यूज्ड शैल बी फॉरवर्डेड। अगर आप ये रीजन देते हैं कि उसको अरेस्ट करने की जरूरत नहीं थी तो भी ये रीजन लिख के मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड कर दो विद इन 2 वीक्स कि आपने क्यों अरेस्ट नहीं किया है। नेक्स्ट पॉइंट, नोटिस ऑफ अपीयरेंस विद इन 2 वीक्स अंडर सेक्शन 41A ऑफ सीआरपीसी। अगर आपने पर्सन को अरेस्ट नहीं किया है, अक्यूज्ड को अरेस्ट नहीं किया है, तो उसको नोटिस ऑफ अपीयरेंस दिया जाएगा विद इन 2 वीक्स। 2 वीक के अंदर कि आप आओ, अपनी बात रखो, आपने ऐसा क्यों किया, क्या रीजन था, ये सारी चीजें उससे पूछी जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, पुलिस ऑफिसर फेलियर टू कंप्लाई विद द डायरेक्शन शैल बी लायबल फॉर द डिपार्टमेंटल एक्शन। अगर पुलिस ऑफिसर ऐसा नहीं करता है, सारे चीजें नहीं करता है, फॉलो अरनीश कुमार गाइडलाइंस फॉलो नहीं करता है, तो उसको डायरेक्टली डिपार्टमेंटल एक्शन के लिए लायबल किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, ऑथराइजिंग डिटेंशन विदाउट रिकॉर्डिंग रीजंस। अब मजिस्ट्रेट के ऊपर भी बात आ गई कि अगर मजिस्ट्रेट विदाउट रिकॉर्डिंग द रीजंस, लिखित में रीजंस रिकॉर्ड नहीं करता है अपनी सेटिस्फैक्टरी के कि डिटेंशन देना चाहिए नहीं देना चाहिए, तो भी हाई कोर्ट उस पर डिपार्टमेंटल एक्शन कर सकता है। एक बार क्या हुआ था, वंस अ पुलिस ऑफिसर, एक बार पुलिस ऑफिसर को इम्प्रिजनमेंट भी दिया गया था 1 दिन का, क्योंकि उसने अरनेश कुमार गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया था। तो ये बेसिकली अरनेश कुमार गाइडलाइंस थी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं एक नए केस के साथ। जब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।